हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह था। डेली जीके टेस्ट की वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। निम्न में से कौन सा सुरक्षा बल सीएपीएफ का हिस्सा नहीं है? तो सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं है सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हिस्सा नहीं है सीएपीएफ का। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में भारत को दोस्तों बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन। 35 वर्षों के बाद मौका मिला है भारत को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनने का। इंडिया की श्रम एवं रोजगार सचिव हैं अपूर्वा चंद्रा जी, उनको आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए, कब से कब तक के लिए? अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए बनाया गया है आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष। अब आया है आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। कब? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। अच्छा, 1 मई को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अगला है, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने जर्मनी में अपना अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस स्टेशन डेवलप करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। ये नया स्पेस स्टेशन जो होगा ये जर्मनी के रामस्टीन में बनेगा। कहाँ पर? जर्मनी के रामस्टीन में बनेगा। बात आती है कि क्यों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, स्पेस में क्या है कि अमेरिका के साथ साथ रसिया, चाइना, इंडिया और भी कई देश धीरे धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में क्योंकि नाटो का सदस्य है अमेरिका, तो नाटो हुआ, अमेरिका हुआ या नाटो के जितने बाकी सदस्य देश हुए, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि रूस या फिर चाइना या फिर इंडिया इसकी उपस्थिति स्पेस में बढ़े। रसिया और इंडिया का तो चलिए ठीक ही है, लेकिन चाइना का तो बिल्कुल कभी कुछ पता ही नहीं चलता है यह किस चीज़ की टेस्टिंग कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर चाइना जो है, मेन फोकस चाइना और रसिया पर ही है, अगर ये दो कंट्री अंतरिक्ष में यानी स्पेस में अपनी प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अमेरिका को ही होनी है। तो इस वजह से नाटो सदस्य देशों के साथ मिल करके अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जब बन जाएगा, यानी नाटो देशों का जो अगर वो स्पेशल होगा स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पर नाटो के क्योंकि 30 मेंबर्स हैं, स्टेट हैं, ठीक है, इसके 30 सदस्य देश हैं, तो अब 30 सदस्य देश कुछ ना कुछ लॉन्च किया करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किया करेंगे, तो जिससे वहाँ पर नाटो का वर्चस्व बना रहेगा। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले नाटो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और जानकारी। नाटो का फुल फॉर्म मैंने बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना हुई। 30 सदस्य देश हैं इसके। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। चलिए बात करते हैं जर्मनी की। तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं जर्मनी कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, क्योंकि यूरोपीय देश है जर्मनी। तो जर्मनी यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर, ठीक है। जर्मनी नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सबसे बॉर्डर अपना शेयर करता है। क्लियर है। जर्मनी की राजधानी होती है दोस्तों बर्लिन। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। यहाँ की करेंसी है यूरो। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में टॉप पर कौन है? दोस्तों फोर्ब्स ने अभी हाल ही में एक भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की यानी कि इंडियन पीएसयूज की लिस्ट जारी की है। उसमें टॉप पर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये है टॉप पर, एक महारत्न कंपनी है। फोर्ब्स ने दोस्तों अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की।
और उसी लिस्ट में एक लिस्ट ये भी है इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUs की लिस्ट, जिसमें NTPC है टॉप पर। अच्छा, किस बेसिस पर ये निकाली गई है लिस्ट? तो ये लिस्ट दोस्तों इस बेसिस पर जारी की गई है कि कौन सी कंपनी है जो कितना सोच विचार कर अपना डिसीजन लेती है और उसका डिसीजन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। ओके, अब बात करते हैं NTPC की। NTPC की स्थापना दोस्तों हुई 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह जी वर्तमान में इसके हैं हेड। अच्छा, गुरदीप सिंह जी का कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया। इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक कर दिया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल बढ़ा करके 2025 तक कर दिया गया है, 31 जुलाई तक, गुरदीप सिंह जी का। ठीक है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। चलिए, NTPC दोस्तों एक महारत्न कंपनी है और इस पर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है। आप लोग 10 महारत्न कंपनियां जो हैं भारत में, उन सभी के बारे में जान सकते हैं डिटेल जानकारी। नेक्स्ट, किस देश की मंगदेगछु जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में भूटान की मंगदेगछु जल विद्युत परियोजना को दोस्तों ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ब्रूनेल मेडल दोस्तों ये UK की, यूनाइटेड किंगडम की सिविल इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती है सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो भूटान की एक मंगदेगछु जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये मेडल दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये मंगदेगछु जल विद्युत परियोजना जो है ये इंडिया की हेल्प से ही बनाया गया था ये प्रोजेक्ट, और यहाँ तक कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 17 अगस्त 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इंडिया की हेल्प से ही ये बनाया गया है, भूटान में बनाया गया है। इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 720 मेगावाट की। कितने की? 720 मेगावाट की है ये। लागत आई थी 4500 करोड़ रुपए की। चलिए बात करते हैं भूटान की। भूटान देख लीजिए मैप में, भारत का पड़ोसी देश है, ये रहा भूटान। ठीक है, भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। लोटे शेरिंग यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है डोलतुम, संसद का नाम है तुसोंगड़ू, यहाँ की राजभाषा है जोंखा, सबसे बड़ा नगर है थिम्पू। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दोस्तों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से बरकरार रखने की घोषणा की है। FATF का कहना है कि आप जो है पूरी तरीके से टेरर फंडिंग को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अभी 27 फंड की ऐसे लिस्ट दी गई थी FATF के द्वारा। 27 फंडों में से 6 टेरर फंडिंग अभी भी ऐसी हो रही है जिसकी जांच पूरी तरीके से कर नहीं पाया है पाकिस्तान। तो इस वजह से अभी भी इसे फिलहाल ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है FATF ने। अब बात आती है ये ग्रे लिस्ट क्या है। ग्रे लिस्ट दोस्तों FATF द्वारा एक प्रकार से उन कंट्रीज़ पर बैन लगाना हुआ जहां पर टेरर फंडिंग होती है, यानी आतंकवाद को फंडिंग की जाती हो या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता हो उस देश में, या फिर आतंकवाद को समाप्त करने में वो कैपेबल ना हो। तो फिर ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में FATF जो है एक संस्था बनाई गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देती है और उनको ग्रे लिस्ट कर देती है या ब्लैक लिस्ट कर देती है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रियों में जब ब्लैक लिस्ट लग जाता है, ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है, तो यानी कि वो संदिग्ध अवस्था में आ जाती है, तो वहाँ पर पर्यटन कम हो जाता है, विदेशी कंपनियां निवेश करना बंद कर देती हैं। ठीक है, वहाँ के पासपोर्ट को उतना तवज्जो नहीं दी जाती है, वहाँ के लोग अगर किसी अदर कंट्री में जाते हैं उनको बहुत ही उन पर नज़र रखी जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है अगर कोई उस देश का है जिस देश को FATF ने बैन किया हुआ है, अपनी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है तो। ठीक है, तो ऐसे ही पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान दोस्तों आतंकवादियों को टेरर फंडिंग करता ही है, उसी से पूरा देश चलता है, तो इस वजह से इसको FATF काफ़ी समय से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और पाकिस्तान को लगातार चेतावनी देता रहता है कि आप टेरर फंडिंग को बिल्कुल खत्म करो वरना आप ग्रे लिस्ट में बने रहोगे। यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डूबती चली जा रही है क्योंकि कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, उससे पहले FATF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में हुई थी, 1989 में पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। पाकिस्तान के बारे में जानिए। पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद। राजभाषा उर्दू और अंग्रेजी है। सबसे बड़ा नगर है कराची। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस भारतीय एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चुना गया? तो दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में जो स्थित है, इसे विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चुना गया है। किस लिए?
इसे कोविड-19 से रक्षा प्रोटोकॉल को एयरपोर्ट पर लागू कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी ग्लोबली ये सेकंड सेफेस्ट है कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो कराने में। ठीक है, अच्छा, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है बाकायदे सेफ ट्रेवल बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? सेफ ट्रेवल बैरोमीटर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें विश्व के 200, दुनिया के 200 एयरपोर्ट लिए गए हैं इस लिस्ट में। इसमें टॉप पर है दोस्तों सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। कौन है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट कोविड-19 से सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कराने के मामले में है टॉप पर। सेकंड पर है दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के इस एयरपोर्ट के साथ साथ 2 और एयरपोर्ट हैं जो सेकंड पोजीशन रखते हैं। एक है जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और एक है चाइना का चेंगदू एयरपोर्ट। तो ये तीनों एयरपोर्ट हैं सेकंड स्थान पर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में 10,000 करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए। दोस्तों न्यूज़ वगैरह से आपको पता ही चला होगा, इसी मंथ में स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही महाराष्ट्र में कई इलाकों में बाढ़ आई हुई थी, कई प्रभावित जिले हुए वहाँ से। तो इस वजह से जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन पीड़ित परिवारों तक दीपावली से पहले एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इन पैसों का यूज ना सिर्फ किसानों की खेती सुधारने के लिए, यानी जिन किसानों की खेती बर्बाद हुई है, ना सिर्फ उन किसानों के लिए होगा, बल्कि जिनके घर वगैरह भी बर्बाद हुए हैं, जिनके घरों को क्षति पहुंची है, उनके घरों की क्षतिपूर्ति भी की जाएगी, घरों का निर्माण भी कराया जाएगा। तो इन आर्थिक पैकेज का इस प्रकार से यूज होगा और कोशिश ये रहेगी कि दीपावली से पहले सभी पीड़ित परिवारों तक धनराशि पहुंचाई जा सके। क्लियर? महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सुरक्षा कवच नाम का एक अभ्यास किया था भारतीय सेना के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने, इसको आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत वहां पर बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जानिए। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों है मुंबई। ये रहा महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य अलग हुए थे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। इन्हीं को दोस्तों गोवा का भी दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज इन्हीं के पास है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर शिवसेना पार्टी से हैं, करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी। चलिए, मुंबई किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है इसको भी देख लेते हैं। मुंबई अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, अभी मैंने आपको बताया गुजरात से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से भी बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में साद अल हरीरी को एक बार फिर से कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों साद अल हरीरी लेबनान के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। साद अल हरीरी दोस्तों अक्टूबर 2019 में यानी ठीक 1 साल पहले इस्तीफा दे दिए थे प्राइम मिनिस्टर के पद से। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके देश में काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तो इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन फिलहाल अब संसदीय चुनाव में एक बार फिर से इनको बहुमत मिला है और अब बन गए हैं एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों लेबनान में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से प्राइम मिनिस्टर लगातार चेंज हो रहे हैं। उसका कारण ये हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जाते हैं वो कैबिनेट में अपनी बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं, लेकिन साद अल हरीरी फाइनली इनको बहुमत मिल गया है। ठीक है, लेबनान के बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड मैप में चलकर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे सीरिया की तरफ। यहीं सीरिया की साइड में पड़ता है लेबनान। इजराइल सीरिया के पास में पड़ता है लेबनान। ये रहा लेबनान। यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों बीरत। यहाँ की करेंसी है लेबनानीज पाउंड और यहाँ के पीएम बन गए साद अल हरीरी। दोस्तों बीरत में ही एक अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज था जिसमें धमाका हुआ था, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। उसके बाद से ही वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चलने लगे थे। फिर से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के चेंज होने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। ठीक है, तो फाइनली अब साद अल हरीरी को बना दिया गया है, दोबारा प्रधानमंत्री ये बन गए हैं। देखना है ये कब तक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ लिंक किए गए हैं। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कल ही मैंने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है आपको। 24 अक्टूबर को ही दोस्तों विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। इसके बारे में जान लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल में। 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। तो यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन सभी को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस की। तो विश्व पोलियो दिवस दोस्तों पोलियो टीकाकरण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही? क्योंकि 24 अक्टूबर को जोनास साल्क की जयंती होती है।
जोनास साल्क, आपको डेली जी के टेस्ट में वीडियो में बहुत बार बताया गया है कि यही पोलियो के टीके की खोज किए थे, जोनास साल्क, ठीक है। तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है, उन्हीं की जयंती होती है 24 अक्टूबर को। अब बात करते हैं थीम की। इसकी थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज़ ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि अगर आप पोलियो के खिलाफ जीत हासिल कर लिए तो ये जीत जो है वो ग्लोबल हेल्थ के लिए जीत होगी। ए विन अगेंस्ट पोलियो इज़ ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अच्छा, 2 बोनस पॉइंट आपको दे देता हूँ। एक, भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन कब घोषित हुआ था? 2014 में घोषित हुआ था, 27 मार्च को, इसको याद रखिएगा। एक अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि WHO ने पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त घोषित किया। अफ्रीका में लास्ट देश था नाइजीरिया, जहां पर लास्ट अफ्रीकी देश था जहां पर पोलियो के कुछ केसेस देखने को मिले थे। लेकिन जब नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा, तो फिर अब पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये भी पोलियो मुक्त घोषित हो गया। पोलियो मुक्त घोषित होने के लिए कई बार मैंने आपको बताया है, पिछले 4 साल से अगर किसी देश में कोई केसेस नहीं आए हैं पोलियो के तो पोलियो मुक्त माना जाएगा। क्लियर। बात करते हैं अगले दिवस के, विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ये भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व भर में विकास फैलाने के लिए जो भी सूचना फैलाई जाती है, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सूचना प्रोवाइड की जाती है संयुक्त राष्ट्र को, उसी के बारे में ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना? दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला एंडोरा बन गया है 190वां सदस्य देश, 119th कंट्री बन गई है, मेंबर कंट्री एंडोरा। एंडोरा कंट्री कहाँ पर है? ये दोस्तों फ्रांस और स्पेन के बीच में ही एक माइक्रो स्टेट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है एंडोरा, ठीक है। तो इसे अब 190वां सदस्य देश घोषित कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये शामिल हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अच्छा, इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ जी, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, उड़ीसा सरकार ने सुनंदा पटनायक के सम्मान में सुनंदा पुरस्कार की घोषणा की। सुनंदा पटनायक कौन है? तो सुनंदा पटनायक दोस्तों ये गायिका है, बहुत ही मशहूर गायिका, फेमस गायिका है, वहाँ की शास्त्रीय गायिका है उड़ीसा की, और इन्हीं के सम्मान में सुनंदा पुरस्कार की घोषणा की गई है। एक्चुअली में दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा जो उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता था, उसी उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का ही नाम चेंज किया गया है। अब इसका नाम चेंज करके सुनंदा पुरस्कार कर दिया गया है। क्लियर। तो अब इसे सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। इस पुरस्कार के तहत दोस्तों 2.5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी आज की वीडियो से। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आज संडे को दोपहर में 12 बजे आ रही है महा करंट अफेयर की क्विज, जो कि दोस्तों पहले से भी 3-4 पार्ट उसके आ चुके हैं। उसका अगला एपिसोड आज आ रहा है, 12 बजे तैयार रहिएगा। लास्ट 1 ईयर के से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये महा क्विज आपको मिलेगी MZT ऐप पर, तो MZT ऐप पर जाइएगा। दोपहर में 12 बजे के बाद से आपको इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए रहते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और अभी जाइए और बाकी के जो एपिसोड हैं उनको सॉल्व करके रखिए। तब तक बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहां पर INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है? दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर DRDO द्वारा जो भी टेस्टिंग की गई है पिछले 1-2 महीनों में, सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में दूसरा राज्य कौन बना? दोनों ही क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।